Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट थे और इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था एंड ये एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट भी थे। और उन्होंने देश के प्रेसिडेंट के रूप में 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक सर्व किया था। आपको ये 1967 से 1969 तक सर्व किया ये पीरियड याद होना चाहिए। और उन्हें 1963 में देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया था। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये 1956 से 1958 तक यूनेस्को के मेंबर रह चुके थे। ये यूजीसी के भी मेंबर रह चुके थे। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड उसके बाद ये सीबीएसई के भी चेयरमैन रह चुके थे। एंड 1957 में इन्हें बिहार के गवर्नर के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। हमारा अगला आर्टिकल एक प्रोग्राम से रिलेटेड है। उसका नाम है इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 और ये लास्ट फरवरी से मतलब लाइक 1-2 मार्च तक के लिए शेड्यूल्ड है। ये एक एनुअल प्रोग्राम है। ये फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर का एक एनुअल प्रोग्राम है एंड ये उसका 6th एडिशन है और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मतलब FICCI और इन्वेस्ट इंडिया के साथ इसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एंड इस साल की फार्मा के लिए जो थीम है वो है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ और इंडियन मेडिकल डिवाइस के लिए जो थीम है वो है इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। ये दोनों थीम याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फार्मा के लिए है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस के लिए इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। हमारा अगला आर्टिकल है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। ये जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल SDR टेक, इसकी जो वर्थ है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। और इस SDR टेक को DRDO के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है जिसमें कुछ डोमेस्टिक एजेंसीज और कंसोर्टियम्स भी शामिल हैं जैसे कि WESEE मतलब वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट, BEL एंड CAIR और इंडियन नेवी, ये सभी इसमें शामिल हैं। CAIR का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। हमारा अगला आर्टिकल मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस से रिलेटेड है। ये जो मालाबार एक्सरसाइजेस की जो सीरीज़ है इसे एनुअली 1992 में 2 नेवीज़ के बीच में शुरू किया गया था। 2 नेवीज़ थी, इंडिया और US की। एंड उसके बाद 2015 में जापान ने भी इस नेवल एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया एंड मालाबार 2020 एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलियन नेवी का भी पार्टिसिपेशन देखा गया था। अब देखते हैं करता क्या है। ये जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है ये चारों देशों के बीच में सिनर्जी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। जो इस मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज का 24th एडिशन था उसको इंडिया ने होस्ट किया था, 2020 में होस्ट किया था एंड इसमें इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया और US की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 20। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा युद्ध अभ्यास 20 किन 2 कंट्रीज के बीच की एक जॉइंट एक्सरसाइज है। आपको याद रखना है US और इंडिया के बीच की। ये राजस्थान में शुरू हुई है। अब राजस्थान में कहाँ पर? ये राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर शुरू की गई है एंड ये इस एक्सरसाइज का 16th एडिशन था दोनों आर्मीज के लिए। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ता हुआ दिखाती है एंड साथ में ये भी दिखाती है कि कैसे इंडिया और US के रिलेशंस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड इस एक्सरसाइज का जो प्रीवियस वर्जन था इसे यूनाइटेड स्टेट्स के सिएटल में कंडक्ट किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब ये इंडिया का पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पर शुरू होगा? ये लद्दाख में शुरू होगा। अब लद्दाख में भी कहाँ पर? ये ईस्टर्न लद्दाख का एक जो विलेज है पूगा, वहाँ पर इस जियोथर्मल प्रोजेक्ट का सेटअप किया जाएगा एंड ये जो पूगा है इसे लंबे समय से
हॉटस्पॉट और जियोथर्मल एनर्जी के लिए एक साइट के रूप में स्पॉट किया गया है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और 2022 के एंड तक की ये प्लानिंग है कि ये तब तक शुरू हो जाएगा। एंड जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ये त्रिपक्षीय है, मतलब तीन के बीच में है। सो एक है ONGC एनर्जी, दूसरा है LAHDC और तीसरा है ले एंड द पावर डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख। हमारा अगला आर्टिकल है कि रानी, हम्पी और मनु को BBC के इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। सो आपको पता होना चाहिए कि तीनों किस किस गेम से रिलेटेड है। रानी हॉकी से रिलेटेड है, ये इंडिया टीम की स्किपर है। हम्पी चेस से रिलेटेड है, इनका पूरा नाम है कुनेरू हम्पी। एंड जो मनु है वो एक यंग शूटर है। सो अभी ये इन तीनों के बीच में कॉम्पिटिशन है कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिलेगा। एंड जो विनर है उसे पब्लिक वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। एंड इस साल ऑर्गेनाइजर्स ने एक नई कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो ये जो कैटेगरी है इसके विनर को ज्यूरी मेंबर्स के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ना कि वोटिंग के द्वारा। हमारा अगला आर्टिकल है कि एक चाइनीज फर्म ने श्रीलंका में विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लगाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ये जो चाइनीज कंपनी है इसने श्रीलंका के 3 आइलैंड्स पर इस हाइब्रिड विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लगा सेटअप करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। एंड ये जो 3 आइलैंड्स हैं ये तमिलनाडु के रामेश्वरम से, जो नॉर्दर्न जाफना पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, उससे 45 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड साथ में ये जो पूरे प्रोजेक्ट की वर्थ है वो है 12 मिलियन US डॉलर्स की। एंड इसे जीता है चाइना की सिनोसार टेक्निक कंपनी ने। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी टोटल वर्थ है 12 मिलियन US डॉलर्स की, और इसे जीता है चाइना की सिनोसार टेक्विन कंपनी ने। एंड साथ में ये श्रीलंका का जो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसे जॉइंट वेंचर के रूप में स्टेट ओन्ड सीलियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है कि IIT दिल्ली ने कम लागत वाले क्लीनर फ्यूल के लिए एक रास्ता खोज लिया है। IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए क्लीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए SI साइकिल का यूज़ किया है। SI साइकिल क्या है? सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल। इसका यूज़ किया है टू स्प्लिट वाटर। एंड इसमें जो इनका मेन अचीवमेंट है वो ये है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड का कन्वर्जन होता है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, तब जो सुटेबल कैटलिस्ट चाहिए रहता है उसको इन्होंने सक्सेसफुली डिज़ाइन किया है। हमारा अगला आर्टिकल असम के जिरेंगा पोथर और ढेकियाजुली टाउन से रिलेटेड है। अब ये दोनों जगह अभी फ़िलहाल के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इन जगहों पर विज़िट किया है। एंड ये दोनों जगह जो हैं असम की, ये हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। एंड इनमें से पहली जगह है शिव सागर का जरेंगा पोथर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज 17th सेंचुरी की जो अहोम प्रिंसेस थी जोमती, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान यहीं दिया था। एंड साथ में जो दूसरी जगह है ढेकियाजुली टाउन, ये 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उससे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। जरेंगा पोथर ये शिवसागर टाउन का एक ओपन फील्ड एरिया है। एंड इसे पॉपुलरली अहोम प्रिंसेस जोयमती के साहस से जोड़ा जाता है। एंड पहले इसे रंगपुर के नाम से जाना जाता था। एंड ये जो शिवसागर सीट है ये पावरफुल अहोम डायनेस्टी की सीट रही है लंबे समय तक। मतलब यहाँ पे लगभग 6 सेंचुरीज तक अहोम डायनेस्टी ने रूल किया है। अब हम जो अहोम किंगडम की बात कर रहे हैं इसके संस्थापक हैं चाओलुंग सुकाफा। ढेकियाजुली टाउन के बारे में देखें तो ये 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये मतलब ढेकियाजुली को घर माना जाता है, जो इंडिया के सबसे कम उम्र के शहीद हैं ये उनसे जुड़ा हुआ है। 20 सितंबर 1942 की बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने सभी पुलिस स्टेशन पर मार्च किया, मतलब असम के सभी पुलिस स्टेशन पर मार्च किया। एंड इन स्क्वाड्स को मृत्यु वाहिनी कहा जाता था, मतलब डेथ स्क्वाड भी कहा जाता था। सो इन और ये जो डेथ स्क्वाड है की इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें महिलाओं और बच्चों ने भी पार्ट लिया था। इन्होंने क्या किया था, जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ के जिन्हें कॉलोनियल पावर का सिंबल माना जाता है उन सभी पर तिरंगा लहराया था। अब इसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कार्रवाई की। एंड उसमें उन्होंने ढेकियाजुली टाउन के 15 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी जिनमें एक
12 वर्ष की तिलेश्वरी बरुआ भी शामिल थी। सो तिलेश्वरी बरुआ पॉसिबली इंडिया की जो सबसे कम उम्र के शहीद हैं उनमें से एक है। एंड अब ये सब 20 सितंबर को हुआ था। सो ढेकियाजुली टाउन में 20 सितंबर को लंबे समय से शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है कि डीआरडीओ और आईएएससी ने जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। सो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये JATP मतलब जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम सेंटर फॉर एक्सीलेंस के क्रिएशन के लिए है। सो इसे आईएससी बैंगलोर की प्रेमाइसेस में ही बनाया जाएगा, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है इसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके। और इसमें डीआरडीओ एडवांस रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी है उसके फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशंस का यूज़ हो पाए। सो ये जो JATP है जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, इसे हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 1983 में क्रिएट किया गया था, जब वो IGMDP प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। एंड इस प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, डीआरडीओ के साइंटिस्ट IISc बैंगलोर के फैकल्टीज़ के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारे मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे थे। हमारा अगला आर्टिकल है कि हमारे प्रधानमंत्री 10 फरवरी को वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का शुभारंभ करेंगे। सो अब इस समिट की थीम क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। मतलब हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना और सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण। एंड ये इस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का 20th एडिशन है। एंड ये टेरी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सो टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो ये जो समिट है ये बहुत सारी गवर्नमेंट्स, बिजनेस लीडर्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट, यूथ और जो सिविल सोसाइटी है उसको क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक साथ लेकर आ जाएगी। एंड साथ में इस समिट के की पार्टनर्स हैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये इसकी की पार्टनर्स हैं। एंड साथ में जो ये समिट है इसके कुछ जो रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं जिन्हें इस समिट के दौरान डिस्कस किया जाएगा। सो वो है एनर्जी एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन, अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, क्लाइमेट फाइनेंस, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन ओशंस एंड एयर पोल्यूशन, ये सारे इसके टॉपिक्स हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कि आरबीआई ने ओम्बड्समैन स्कीम की एनुअल रिपोर्ट को जारी कर दिया है। सो ये जो रिपोर्ट है ये 1920 की है। सो इनने इस रिपोर्ट में ये बताया कि जो कंप्लेंट्स हैं उनमें लगभग 65% का इंक्रीमेंट आया है। एंड इसमें से 92% कंप्लेंट्स का निपटारा किया जा चुका है। एंड अब देखें तो आरबीआई के 3 ओम्बड्समैन होते हैं, मतलब 3 लोकपाल होते हैं। एक होता है बैंकिंग, दूसरा होता है एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एंड तीसरा है डिजिटल ट्रांजैक्शन। सो ये तीनों लोकपाल के नाम आपको पता होने चाहिए। एंड एक जो आम व्यक्ति है वो किसी भी लोकपाल पर जाकर अपनी शिकायतों को रजिस्टर कर सकता है। सो इस रिपोर्ट में ये बताया कि 1920 का जो पीरियड है, मतलब 2019 से 20 का जो पीरियड है, इसमें तीनों लोकपालों ने मिलकर टोटल 3,30,543 कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया था। एंड वहीं 18-19 पीरियड को देखें तो 2,03,62 कंप्लेंट्स ही रजिस्टर हुई थी। तो आप देख सकते हैं दोनों फिगर्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब 65% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब देखते हैं ये जो 3 लोकपाल हैं इनको किस किस चीज़ों से रिलेटेड कंप्लेन आती है। सो ये जो बैंकिंग लोकपाल है उसको मेजरली जो कंप्लेंट्स आती हैं वो एटीएम, डेबिट कार्ड्स और मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड आती हैं। जबकि जो एनबीएफसी का ओम्बड्समैन है इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है वो आती हैं कि कोई रेगुलेटरी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट या लोन अग्रीमेंट में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या फिर बिना नोटिस के कोई चार्जेस को लिवाई कर दिया। ये सारी कंप्लेंट्स एनबीएफसी के लोकपाल के पास आती हैं। एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन लोकपाल के पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ज़्यादातर फंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड होती हैं। अब आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मतलब लगभग 85 साल पहले। एंड इसके प्रेजेंट गवर्नर हैं शशिकांता दास। और जो आरबीआई है इसकी स्थापना तो 1935 में हुई थी, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कब नेशनलाइज हुआ एंड कब स्टैब्लिश हुआ। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।